हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए भूषण ग्रंथावली के पद जो है मैं लेके आई हूँ। तो एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आपको आरंभिक 20 पद जो है पढ़ने हैं। तो इसके 10 पदों की जो है व्याख्याएं मैं करवा चुकी हूँ। तो पिछले 2 वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज हम इसके 11 पद से शुरू करने वाले हैं। तो अगर 20 पद हो जाएंगे तो 20 में कंप्लीट करा दूंगी आज के ही वीडियो में, और प्लेलिस्ट भी मैंने इसकी बना दी है, तो आप इसको देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे विज़िट कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ ये आपको सारे पद मिल जाएंगे। तो चलिए अब आज का पद हम लेते हैं 11वां। दशरथ जू के राम भे वसुदेव के गोपाल, सोई प्रगटे साहि के श्री शिवराज भुवाल। तो कहते हैं कि दशरथ जी के रामचंद्र पुत्र हुए हैं, और वसुदेव के गोपाल और वासुदेव के जो है श्री कृष्ण जो है उनके पुत्र हुए हैं। वहीं पे शाही जू के श्री शिवराज महाराज के रूप में श्री शिवराज भुवाल, कि शाही जू के पुत्र कौन हुए हैं? महाराज शिवराज जो है उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। यही बात बस इतनी सी इन पंक्ति में कही गई है। अगले पद है, उदित होत शिवराज के मुदित हुए भय द्विजदेव, कलयुग हर्यो मिटियो सकल मलेच्छन को अहमेव। तो यहाँ कहते हैं कि शिवराज का उदित होत शिवराज के, कि शिवराज के उत्पन्न होते ही, जन्म होते ही मुदित भय द्विजदेव, द्विज यानी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण और देवता जो है प्रसन्न हो गए हैं, खुश हो गए शिवराज के उत्पन्न होते ही। कलयुग हर्यो मिटियो सकल, कि ऐसा लगता है कलयुग जैसे पृथ्वी से हट गया है, मिटियो सकल मलेच्छन को अहमेव, और लग रहा है कि जैसे मलेच्छों का अहंकार जो है वो मिट गया है। तो यहाँ पर शिवराज के उत्पन्न होने पर कवि की जो प्रसन्नता है कि किस प्रकार से बदलाव जो है आया है, इसका वर्णन किया है। अब यहाँ पे फिर से जो है मनहरण कवित्व जो है आ जाता है, और पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मनहरण क्या होता है। तो चलिए आज हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो मनहरण कवित्व जो है यहाँ दिया गया है। जा दीन जन्म लीन्हो भूपर भूसिल भूप, ताहे दिन जित्यो अरि उर के उछाल को, छठी छत्रपतिन को जित्यो भाग अनयास, जित्यो नाम करण में करण प्रवाह को, भूषण भनत बाल लीला गढ़ कोट जित्यो, शाही के शिवाजी करी चहु चक चाह को, बीजापुर गोल कुंडा जित्यो लरिकाई ही में, ज्वानी आयो जित्यो दिलीपति पातशाह को। तो यहाँ जो है कवि कहते हैं कि जादिन जन्म लीनो भूपर भूसिल भूप, कि भोसिला भूप यानी राजा शिवराज जिस दिन पृथ्वी पर जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, ताहे दिन तिस्यो अरि उर के उछाल हो, यानी कि उन्होंने उसी दिन जो है शत्रुओं के हृदय का जो उत्साह था, जित्यो, उन्होंने जो है उसी दिन जीत लिया अरि उर के उत्साह को, यानी कि उत्साह यानी उत्साह, उसी दिन उन्होंने शत्रुओं का जो उत्साह था, शत्रुओं के मन में जो एक उत्साह था कि हम ही जीतेंगे, उसका उत्साह उन्होंने उसी दिन उनसे छीन लिया, क्योंकि उनके वीरता या शौर्य की बात जो है उसी दिन से हो गई कि वो कितने ऐसे भाग्यशाली हम कह सकते हैं, ऐसे प्रतापी राजा ने जन्म लिया पृथ्वी पर, कि यहाँ पे राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार से किया है कि ऐसे राजा ने जो है शिवराज ने जन्म लिया इस पृथ्वी पर कि जो शत्रु थे उनके हृदय का उत्साह उसी दिन छीन लिया। छठी छत्रपतिन को जित्यो भाग्यो अनायास, कि छठी के दिन उन्होंने छत्रपति राजाओं के भाग्य को
बिना परिश्रम के ही छठी के दिन बच्चा 6 दिन का होता है क्या कर लेगा, लेकिन उनका प्रताप उनका जो है कुछ इस प्रकार था कि छठी के दिन ही उन्होंने जो राजा थे उनके राज्यों के भाग जो है राजों के भाग बिना परिश्रम के ही बिना युद्ध लड़े ही उनसे जीत लिए। जितियो नामकरण में कर्ण प्रवाह को, और जिस दिन उनका नामकरण संस्कार हुआ उस दिन कर्ण जो दानी राजा थे, कर्ण प्रवाह, तो कर्ण के प्रवाह अर्थात उनके यश के प्रवाह को, कि उनका यश भी जो है कर्ण का यश जो है उन्होंने उस दिन जीत लिया। भूषण भरत बाल लीला गढ़ कोट जीतियो, तो भूषण कवि कहते हैं कि बाल लीला में ही इन्होंने गढ़ कोट को जीत लिया। शाही के शिवाजी करी चहु चक चाह को, कि शाहू जी के पुत्र शिवाजी ने चारों चक्र पृथ्वी के यानी कि चारों जो कोने हैं उनको उन्होंने अपने लड़कपन में ही जीत लिया। तो शाहू जी के पुत्र ने जो है चारों और पृथ्वी के चारों कोनों को जो है जीतने की चाह कर ली बचपन में ही। बीजापुर गोलकंडिया जीतियो लड़िकाई में, कि जो लड़कपन की जो उम्र थी उनकी उसी में उन्होंने बीजापुर और कुंडा को भी लड़कपन की उम्र में ही जीत लिया। जवानी आए जीतियो दिल्लीपति बादशाह को, और जब उनकी जवानी आई तो उन्होंने दिल्लीपति बादशाह औरंगजेब, दिल्लीपति के जो उस टाइम बादशाह हुए हैं वो थे औरंगजेब, तो औरंगजेब को भी उन्होंने उसी समय जीत लिया। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो शिवराज जो है भोसला राजा जो शिवराज थे उनका वर्णन इस प्रकार से किया है कि उन्होंने सब कुछ जो है बचपन में ही जीत लिया। किस प्रकार से बचपन से लेकर जवानी तक में उन्होंने किस प्रकार से जीत लिया, तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति हम कह सकते हैं वर्णन कवि के द्वारा यहाँ किया गया है। अगला पद जो है वो दोहा में दिया गया है। दक्षिण के सब दुग्ग जीती दुग्ग सहार विलास, शिव सेवक शिव गणपति कियो राय गढ़वास। दक्षिण के सब दुर्ग जीती, कि दक्षिण के सब गढ़ जो दुर्ग है उनको उन्होंने जीत लिया। दुग्ग सहार विलास, कि हार विलासगढ़ के जीत को भी उन्होंने जो है वो जीत लिया। शिव सेवक शिव गणपति कियो रायगढ़ वास, कि शिव के सेवक गणपति यानी श्री शिवाजी ने जो है रायगढ़ में जो है अपना निवास स्थान, तो यहाँ पे छत्रपति शिवाजी के वीरता का वर्णन जो है किया गया है। तो शिवाजी ने जो है किस प्रकार से रायगढ़ में अपना निवास जो है किया। रायगढ़ जो है एक पहाड़ी किला था, वहाँ उन्होंने वास किया है और 1662 में शिवाजी ने जो है इसमें रहना शुरू किया था रायगढ़ में। तो इन्होंने जो है, अब इस पद का दोबारा से मैं बता देती हूँ कि रायगढ़ के जो दक्षिण के जितने भी दुर्ग थे सबको जीत लिया और हर विलासगढ़ को भी जो है इन्होंने जीत लिया था। शिव के सेवक शिव गणपति ने जो है रायगढ़ में वास किया। तो यहाँ शिवाजी के लिए क्या शब्द प्रयुक्त हुआ है कि शिव के सेवक श्री शिवाजी गणपति शिवाजी उन्होंने रायगढ़ में निवास किया। तो इस प्रकार से जो है इनका वर्णन किया है। अब यहाँ पे जब उन्होंने रायगढ़ में निवास किया था 1662 ईस्वी में, अब यहाँ पे रायगढ़ का वर्णन जो है उनकी इन पंक्तियों में देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं। और इसमें जो है मालती सवैया का प्रयोग जो है किया गया है। तो पंक्ति है, जा पर साहित्य ने शिवराज सुरेश की ऐसा सभा शुभ साजे, यो कवि भूषण जपंत है लखी संपत को अलकापति लाजे, जा मधे तीनहु लोक की दीप्ति, ऐसो बड़ो गहराज बिराजे, बारी पताल सी माच मही, अमरावती की छवि ऊपर साजे। तो यहाँ कहते हैं कि जा पर साहित्य ने शिवराज
कि वह जो है यानी कि रायगढ़ का वर्णन किया गया है, रायगढ़ की बात जो है इन पंक्तियों में की गई है कि रायगढ़ जो है सबसे बड़ा ऐसा बड़ा गढ़ है जिसके भीतर जिसके अंदर क्या है, शिवराज सुरेश की ऐसा सभा शुभ साजे। कि साहित्य ने शिवराज की जो है सभा इस प्रकार से लगती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि इंद्र की सभा, सुरेश की ऐसी सभा, जैसी सभा इंद्र की होती थी ऐसी ही सभा जो है वो यहाँ शिवाजी की देखने को मिलती है। शिवराज की सभा जो है इंद्र की सभा के समान ही प्रतीत होती है। यो कवि भूषण जमत है कि कवि भूषण जो है वो यूं कह रहे हैं कि लाखी संपत्ति को अलकापति लाजे, कि उसकी संपत्ति जो शिवाजी की संपत्ति है वो कुछ इस प्रकार से लगती है कि ऐसा उनकी संपत्ति, उनका वैभव देख के भूषण जपंत है लकी संपत्ति, यानी कि उनकी संपत्ति को देखकर जो अलकापति के राजा है, तो अलकापति के राजा कौन है, कुबेर, भी शिवाजी की संपत्ति को देख के लजाते हैं, लज्जित हो रहे हैं। जा मधि तीनों लोक की दीपति ऐसो बड़ो गणराज विराज, कि जिसके मध्य में तीनों लोकों की शोभा जो है वो विराजमान है और जिसकी खाई का बाड़ी पाताल सी माची है, और जिसकी खाई की नींव जो है वो पाताल तक है और अमरावती की छवि ऊपर साजी, और ऊपर जो है वो अमरावती यानी इंद्र की पुरी की छवि छाई हुई है। यानी पाताल से लेके ऊपर जो है आसमान तक उनकी छवि जो है, ये रायगढ़ जो है कुछ इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि रायगढ़ की छवि जो है इस प्रकार से देखने को मिलती है कि ऐसा लगता है जैसे इंद्र की, यहाँ पे क्या क्या वर्ड शब्द जो है प्रयुक्त हुए देख लीजिए। रायगढ़ की क्या क्या विशेषताएं हैं, अगर प्रश्न यहाँ से बनता है तो कुछ इस प्रकार बनेगा कि रायगढ़ की क्या विशेषताएं हैं। तो शिवराज की जो रायगढ़ है वो किस प्रकार से लग रहा है, इंद्र की सभा के समान। दूसरा कि अलकापति के जो कुबेर है वो भी इनकी वैभव संपत्ति को देख के लजा रहे हैं, दो हो गया। तीसरा हो गया कि इनके जो है इनके जो तीनों लोकों की शोभा जो है इसमें विराजमान है और इसकी नींव कहाँ है, पाताल में है, और ऊपर अमरावती यानी इंद्र के पुरी की छवि भी यहाँ इस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रही है। तो यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई जो इन पंक्तियों में दिखी थी, प्रश्न इस पे आधारित पूछा जाता है। आगे जो पद है वो हरिगीतिका छंद में है, चलिए देखते हैं। मणिमय महल शिवराज के इमी रायगढ़ में राज ही, लखी जच्छ किन्नर सुर असुर गंधर्व हौसिनी साज ही, उतंग मरकत मंदिरन मधि बहु मृदंग जू बाज ही, धन समय मान हूँ घुमड़ी करी घन घन पटल गल गाज ही। तो यहाँ कहते हैं कि रायगढ़, इन पदों में भी जैसे कि ऊपर आपने देखा कि रायगढ़ का वर्णन है, तो यहाँ भी रायगढ़ से संबंधित पंक्तियाँ हैं, पद है कि रायगढ़ में शिवराज का जो महल है, यहाँ पे महल के बारे में बताया मणिमय महल, कि महल की शोभा जो है ऐसी लग रही है कि वो मणि के समान लग रहा है कि मणि से भरा हुआ ये महल है। तो रायगढ़ में शिवराज के मणि में महल का कुछ ऐसा शोभा या मान है, ऐसा शोभा उसका दिख रहा है जिसे देखकर जच्छ किन्नर सुर असुर गंधर्व हौसिनी साजही, कि यक्ष, जच्छ यानी यक्ष, किन्नर देवता और असुर गंधर्व आदि को हवस होती है कि ऐसे महल हमारे हौसानी साजही, कि उनको ऐसा लगता है, ऐसी हवस चढ़ होती है कि ऐसे महल तो हमारे होने चाहिए थे, तो क्या बात होती। उतंग मरकत मंदिरन मधि बहु मृदंग जो बाजी, कि वे अपने महल को भी कुछ इसी प्रकार से सजाते। आगे है उतंग मरकत मंदिर, कि वे ऊंचे मरकत मणि, यानी कि मरकत मणि से यहाँ तात्पर्य है पन्ना, तो पन्ना जो हीरे जवाहरात होते हैं ना, पन्ना के मंदिरों में बहुत से मृदंग जो बजते हैं, तो वहाँ का जो मंदिर है वो पन्ना से सजा हुआ मंदिर है और वहाँ पे बहुत से मृदंग जो है वो बजते हैं। घन समय माहनहु घूमर करी घन घन पट गाल गाजी,
तो ऐसा लगता है कि उन जो वो मंदिर में घंटे बज रहे हैं, मृदंग जो बज रहे हैं, ऐसा लगता है कि मानो वर्षा जो है वो घुमड़ घुमड़ कर घन की घटा जो है वो गरज रही है, यानी बादल जो है वो बरस रही है, घुमड़ घुमड़ बादल बरस रही हैं। तो इस प्रकार से उसकी छटा जो है प्रतीत होती है। तो यहाँ इन पंक्तियों में महल का वर्णन किया गया है। पहली चीज तो ये होगी मणि, तो महल को किसके समान बताया गया है? मणि से सजा हुआ महल है, और जिसको देख के यक्ष किन्नर सुर असुर सब क्या है, सोचते हैं कि हमारे महल भी इसी प्रकार से होते। और मंदिरों में जो मृदंग बज रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जो घन है, बादल है, वो घुमड़ घुमड़ कर आ रही है। तो यही इन पंक्तियों का अर्थ है। चलिए, तो आज इन पंक्तियों को मैं पूरा ही कर देती हूँ। तो अगला पद है, मुक्तान की झालरनी मिली, मणि माले छज्जा साजही, संध्या समय मानहु नखत गन, लाल अंबर राजही, जहाँ तहाँ उड़ग उठे हीरा किरण घन समुदाय है, मानो गगन तंबू तन्यो ताके संपते तनाए है, सपेत तनाए है। तो ये 4 लाइन की पंक्तियां हैं। तो यहाँ इन पंक्तियों का अर्थ है, मुक्तान की झालर ही मिली। तो यहाँ पे जो है रायगढ़ का वर्णन है। तो मोतियों की, मुक्तान यानी मोतियों की, झालरनी यानी कि झालर से मिली हुई मणिमाल यानी कि मणियों की माला छज्जों को ऐसे शोभा दे रही है। जो छज्जे होते हैं महल के, वो मोतियों की माल झालरों से सजी हुई मणियों की माला से सजी हुई है, और जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि संध्या समय मानहु नखत गन लाल अंबर राजही, कि मानो संध्या के समय आकाश में लाल जो नक्षत्र है, नखत यानी कि नक्षत्र गण जो है वो शोभा अपनी बढ़ा रहे हैं। तो ये नक्षत्र जो है वो आसमान में लाल शोभा जो है वो बिखेर रहे हैं। वो झालर जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, छज्जे पे मोतियों से सजे हुए इस प्रकार प्रतीत हो रहे हैं। आगे है, जहाँ तहाँ उड़ग उठे हीरा किरण घन समुदाय है, कि जहाँ तहाँ ऊपर को फैली हुई हीरों की हीरा जो है, हीरे मोती जो है वो, उसकी किरणें जो है वो ऐसी लगत रही है। तो हीरे जो है चमक रहे हैं, कुछ इस प्रकार से चमक रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको देख के कि मानो गगन तंबू तनियो ताके सफेद समाए, कि ऐसा लग रहा है कि आसमान में जो है वो तंबू लगा हुआ है, और उसमें से सफ़ेद रस्सियाँ जो है वो निकली, सफ़ेद तनाई, तना यानी रस्सियाँ, कि सफ़ेद रस्सियाँ जो है वो निकली हुई है, कि उसमें जो हीरे लगे हुए हैं वो आकाश में तंबू के समान प्रतीत हो रहे हैं, कि तंबू के समान लगा हुआ है और उसमें से हीरे निकल रहे हैं। तो ये कुछ इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार है। चलिए अगली पंक्ति हम लेते हैं, अगला पद लेते हैं। भूषण भनत जहाँ परसी के, मणि पुपुह पुपुह पुहु परागन की प्रभा, प्रभु पीतपट की प्रगट पावत सिंधु, मेघन की सभा, मुख नागरिन के राज ही कहूँ, फटिक महलन संग में। तो यहाँ अमल कमल मान हूँ, अमल गंग तरंग में। तो यहाँ पंक्ति खत्म होती है। तो चलिए इनका अर्थ देखते हैं। भूषण भनत, तो भूषण कहते हैं जह परसी के मणि, कि जहाँ परसी के मणि यानी कि जो पुखराज की मणियों की जो पुहु परागन की प्रभा, ऐसा लग रहा है जैसे पुहु परागन यानी कि जो पुखराज होते हैं उस मणियों की जो शोभा है वो प्रभु पीत पट की प्रगट पावत सिंधु, मेघन की सभा, कि जो पुखराज मणियों की जो चमक है वो कहाँ पड़ रही है? तो सागर, और नीचे सागर में पड़ रही है। पीतपट प्रगट पावत सिंधु, नीचे सागर में पड़ रही है, और ऊपर जो है वो बादलों के ऊपर पड़ रही है। और इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रभु पीतपट, कि जो श्री कृष्ण के पीताम्बर जैसे ये प्रकट हो रहे हैं।
तो इनको देके इन दो पंक्तियों का अर्थ एक साथ समझ में आएगा कि जो पुखराज मणियों की जो चमक है वो कुछ इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं, यानी रायगढ़ में जो महल है उसमें पुखराज जो है वो लगा हुआ है और उसकी चमक कुछ इस प्रकार से जो नीचे सागर में पड़ रहा है और ऊपर जो है बादल में पड़ रहा है, तो उसकी चमक दोनों ओर से जब दोनों चीज़ों पे पड़ रही है तो उसको देखने के से ऐसा प्रतीत हो रहा है, उस महल को देखने से, कि श्री कृष्ण के पीताम्बर जैसा ये उसका रंग देखने से लग रहा है। मुख नागरनी के राज ही, कि जहाँ कहीं पर बिल्लोर पत्थर के विकसित कोमल करण, तो मैं इकट्ठे बता देती हूँ कि जहाँ कहीं पर बिल्लोर पत्थर के बने महलों में कोमल खिले हुए स्त्रियों के मुख ऐसे शोभायमान रहते हैं जैसे विमल आकाश गंगा की लहरों में कमल दिखाई पड़ती है। तो ऐसे पत्थरों के महल में जो स्त्रियां हैं वो कैसी हैं, उनके चेहरे मुख नागरनी, जो उस नगर के जो महिलाएं हैं उनके चेहरे ऐसे खिले हुए, ऐसे शोभायमान प्रतीत होते हैं जैसे लगता है कि आकाश में जो हमारा आकाश गंगा है, अमल गंग यानी कि आकाश गंगा की जो लहर है उसमें कमल के समान उनके चेहरे खिले हुए प्रतीत होते हैं। आगे जो पंक्तियां हैं, आनंद सो सुंदरिन के कहूँ वंदन इंदु उदोत है, नभ सरित के प्रफुल्लित कुमुद मुकुलित कमल कुल दो होत है, कहूँ बावरी सर कूप राजत बद मणि सोपान है, जह हंस सारस चक्रवाक विहार करत सनान है। तो यहाँ कहते हैं कि आनंद सो सुंदरिन के, कि भूषण कवि कहते हैं आनंद सो सुंदरिन के कहूँ कि कहीं पर स्त्रियों सुंदरियां जो है वो आनंद सो सुंदरियां सुंदरियों के मुख जो है वो चंद्रमा के वदनु इंदु उदोत है, कि इंदु यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा के समान जो है वहाँ की स्त्रियों के चेहरे जो है वो आनंद से सुंदर दिखाई पड़ते हैं। नभ सरित के प्रफुल्लित कुमुद मुकुलित कमल कुल होते हैं, यानी कि नभ यानी आकाश गंगा के जो कुमुद हैं यानी फूल हैं उसके समान खिलते और बंद होते प्रतीत होते हैं, कमल कुल होते हैं। कि कमल जिस प्रकार से बंद होता है, कभी तो ऐसा लगता है कि कुमुद के समान खिल रहे हैं और कमल के समान बंद हो रहे हैं। तो वहाँ की सुंदरियाँ जो है, रायगढ़ की जो सुंदरियाँ हैं उसके मुख जो चेहरे हैं वो चंद्रमा के समान प्रतीत हो रहे हैं और जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि आकाश गंगा के फूल कभी खिल रहे हैं और कमल के समान वो बंद हो रहे हैं। कहूँ बावरी सर कूप राजत बद मणि सोपान है, और कहीं पर बावरी यानी बावली, तालाब सर यानी तालाब, कूप यानी कि कुआं विराजमान है। तो उस नगर में जो है कहीं पर कुएं, बावरी, तालाब आदि विराजमान है और जिनके सोपान मणियों से बने हुए हैं, यानी कि वो ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल ऐसी मिट्टी विट्टी का, वो मणियों से बंधे हुए हैं। जह तह सारस चक्रवाक विहार करत स्नान है, कि जहाँ पर हंस, सारस और चक्रवाक जो पक्षी हैं सभी क्या करते हैं, जल विहार करते हैं और स्नान करते हैं। तो अगला और अंतिम पद है कि तहु विशाल प्रबाल जालिन जटिल अंगन भूमि है, जहाँ ललित बागनी द्रुम ललितनी मिलिर है झिलमिल भूमि है, चंपा चमेली चारु चंदन चारिहु दिशि देखिए, लवली लवंग यलानी केरे लाखों लगी लेखी है। तो यहाँ कहते हैं कि कहीं पर आंगनों में के फर्श जो है विशाल प्रबाल
यानी कि विशाल प्रवाल यानी कि मूंगे जो होते हैं, मोती मूंगे होते हैं, उनके समूह के समान जो है आंगन के फर्श जो है वो दिखाई देते हैं। जहाँ ललित बागनी और सुंदर बागों में द्रुम लतनी मिल रे झिलमिल भूमि है, कि वृक्ष की जो लताएं हैं वो झूम रही है, आपस में लिपट रही हैं इस सुंदर बगीचे में। चंपा चमेली चारू, कि चारों ओर जो है चंपा चमेली चारू चंदन आदि के वृक्ष जो है वो दिखाई दे रहे हैं। लवली लवंग यलानी केरे लाखों लगी लेगी, कि लाखों लवली यानी कि एक लता जो है वो लौंग इलायची के पेड़ लगे लाख दिखाई देते हैं। लवंग यलानी के, कि लौंग इलायची के पेड़ जो है वो लगे हुए दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो 20 पद है वो आज ख़त्म होते हैं इस वीडियो में। तो आप सभी को ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारी भूषण ग्रंथावली का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। किसी अन्य टॉपिक पर कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।